डियर स्टूडेंट, MAVN की ऑनलाइन क्लास में आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे कक्षा 5 हिंदी के माइक्रो सिलेबस के अंतर्गत व्याकरण का सामान्य परिचय। व्याकरण के सामान्य परिचय की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको संज्ञा, कारक, लिंग, वचन और काल इतने व्याकरण के भागों का अध्ययन कराया जाएगा। देखिए, आपके दिमाग में ये भी बात आ रही होगी कि माइक्रो सिलेबस है क्या। तो देखिए, माइक्रो टीचिंग होती है जो 8 मिनट की टीचिंग होती है और माइक्रो सिलेबस 8 दिन का प्लान होता है, अर्थात साप्ताहिक प्लान होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस सप्ताह जो आप अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं, जो आप अपने एजुकेशन का प्रारंभ करते हैं, तो उसमें आपको पहले की कक्षाओं में व्याकरण से संबंधित क्या पढ़ाया गया है और आने वाले कक्षाओं में अर्थात जिस क्लास में इस समय हैं उस कक्षा में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, उससे संबंधित कुछ मुख्य ग्रामर पर, व्याकरणों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसका उद्देश्य ये होता है कि आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाए गए व्याकरण के नियम कितने याद हैं, कितना आप उसको कंठस्थ किए हैं, उसका केवल नॉलेज लेना, उसका ज्ञान लेना है कि आपको अभी भी वो सारी चीज़ें याद है या पुनः एक नए सिरे से आपको प्रारंभ करना पड़ेगा। तो बच्चों, बात करते हैं व्याकरण सामान्य परिचय की। तो देखिए, व्याकरण है क्या? जिसके द्वारा हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलने का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। अर्थात कहने का आशय यह है कि आप यह कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाए, वही व्याकरण कहलाता है। अब व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब आप किसी पाठ्यपुस्तक को पढ़ते हैं, किसी कविता कहानी को पढ़ते हैं, तो उस समय आपको व्याकरण के नियमों की अगर जानकारी नहीं है तो आप व्याकरण के नियमों की जानकारी न होने के कारण शब्दों को अशुद्ध रूप में पढ़ते हैं, अर्थात शब्दों को गलत पढ़ते हैं और मात्राओं का भी ध्यान नहीं आप देते हैं, जिसके लिए व्याकरण की आवश्यकता आपको पड़ती है। अब बात करते हैं व्याकरण के सामान्य परिचय में। तो देखिए, इतने पार्टों का आपको अध्ययन करना है माइक्रो सिलेबस के अंतर्गत। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, जाति या भाव का बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा, जैसे आप कहते हैं किसी व्यक्ति का नाम है तो वो भी संज्ञा है। किसी स्थान का नाम है, जैसे आप दिल्ली, आगरा ऐसा बोलते हैं तो भी संज्ञा है। किसी पुस्तक का नाम है, ठीक है, तो ये सब क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं, अर्थात संज्ञा के कितने भाग होते हैं, प्रकार होते हैं? तो संज्ञा के पहले 5 प्रकार होते थे, लेकिन वर्तमान समय में संज्ञा के 3 प्रकार कर दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो संज्ञा के पार्ट थे वो 5 में 3 हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 2 भाग जो थे वो किसी में उसको सम्मिलित कर दिया गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थित का वर्णन किया जाता है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जहाँ एक किसी विशेष जाति का वर्णन किया जाए तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और फिर तीसरा इसका पार्ट है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जहाँ भाव का वर्णन किया जाता है, जैसे ईमानदारी, सच्चाई, बुराई, ऐसे भाव होते हैं तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा उसमें सम्मिलित कर दी गई है। इसीलिए वर्तमान समय में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है। कारक क्या होता है? वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले को कारक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कारक हमेशा चिन्हों के द्वारा होता है। यहाँ आपको जब पढ़ेंगे हिंदी में तो कारक 8 होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को अथवा के लिए, अपादान से अलग होने के लिए होता है, अधिकरण में या पर, संबोधन हे, हो, भो, अरे इत्यादि। तो कारक 8 होते हैं। ये 8 कारकों का आपको ज्ञान रखना होता है कि किन कारक का क्या संकेत चिन्ह होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
लिंग किसे कहते हैं? जिसके द्वारा यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। अर्थात कहने का आशय यह है कि जिसके द्वारा उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग दो होते हैं, एक पुल्लिंग अर्थात जिसे पुरुष जाति का बोध होता है, दूसरा स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर आपका है वचन। वचन क्या होता है? वचन माने शब्द, बोल, जिसके द्वारा उसकी संख्या एक है, दो है या कितनी है उसका बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। अब यहाँ वचन की अगर बात करते हैं तो हिंदी में केवल दो वचनों का प्रयोग होता है। पहला होता है एक वचन अर्थात जहाँ जिसके द्वारा एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और दूसरा है बहुवचन जहाँ पर बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि एक लड़का बैठा है तो एक ही लड़का बैठा है तो एक का बोध हो रहा है, तो वहाँ एक वचन होगा। लेकिन अगर कह दिया जाए कक्षा में बच्चे बैठे हैं तो बच्चे कहने से यानी बहुत बच्चे बैठे हैं तो वहाँ बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं काल की। तो काल का मतलब होता है जो किसी भी शब्द की स्थिति को इस रूप में दर्शाए कि वह कार्य पहले हो चुका है या वर्तमान में हो रहा है या होने वाला होगा, तो उसे काल कहते हैं। अर्थात कहने का आशय यह है कि क्रिया की जिस रूप से उसके कार्य के होने का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के तीन प्रकार होते हैं, अर्थात भूतकाल जो क्रियाएं बहुत पहले हो चुकी हैं उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। वर्तमान काल जो क्रियाएं इस समय चल रही हैं उसे वर्तमान काल कहते हैं। भविष्य काल और जो क्रियाएं आने वाले समय में होंगी उसे भविष्य काल कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि व्याकरण एक सामान्य परिचय के अंतर्गत संज्ञा, कारक, लिंग, वचन, काल, ये आपको इस व्याकरण से हमने आपको अवगत करा दिया है। आपको ध्यान देना है कि माइक्रो सिलेबस का अर्थ होता है एक छोटा सा सिलेबस जो आपके लिए सामान्य आपको परिचय उससे देता है, और इन व्याकरणों से संबंधित PDF आपको भेज दिया जाएगा। आप उसे देखकर इन सभी का अध्ययन कर लेंगे और उसके बाद आपको एक छोटा सा माइक्रो सिलेबस से संबंधित पेपर भेजा जाएगा जिसमें कई प्रश्न आपको दिए गए होंगे। आपको उसका उत्तर कंप्लीट करना है और अपनी उत्तर पुस्तिका को, अपनी कॉपी को विद्यालय में निर्धारित समयानुसार उसे चेक कराते रहना है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।